नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार आज फिर से एक बार भारतीय संविधान के ऊपर अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का जो मेरा मुख्य प्रयोजन है, आज का ही नहीं, ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, इसका मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं की जो इच्छा थी, जो उनकी सोच थी, उसका और वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं, उनके बीच में कितनी दूरियां हैं, कितना गैप है, कैसे वर्तमान समय में हम संविधान में वर्णित उन सारी चीजों का मजाक बना रहे हैं, किस तरह से उनके बनाए नियमों की अवहेलना अवज्ञा करके हम संविधान का अपमान कर रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बात, ये सारे जो टर्म लिए गए थे, मैं बात करूंगा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक, ये सब बहुत सोच समझ के लिए गए थे कि राष्ट्र को एक ऐसी स्थिति में रखना जहां पर किसी भी धर्म के व्यक्ति का शोषण ना हो और ना ही किसी भी धर्म के व्यक्ति को इतनी वरीयता मिले कि एक धर्म के व्यक्ति से टैक्स वसूला जाए और दूसरे को दिया जाए। समाजवाद में भी यही परिभाषा थी कि इसमें भी ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति से हम टैक्स वसूलें और दूसरे को खैरात बांटें। अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक समय निर्धारित करें जिससे कि जो कमजोर वर्ग है या जो कमजोर लोग हैं उनको सहायता सहूलियतें दे, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े होकर के आत्मनिर्भर बने, ना कि परजीवी बन जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब हमको कुछ चीजें मुफ्त में मिलती है या बिना मेहनत की मिलती है तो हम अपना एकाधिकार समझ लेते हैं कि ये तो हमें मिलनी ही चाहिए। लेकिन समस्या ये है, आपको मिलनी तो चाहिए लेकिन वो आसमान से थोड़े ना टपक रही है, वो किसी न किसी से छीनी जा रही है, तब आपको मिल रही है। और अगर यही क्रम बना रहा तो जो मेहनत करने वाला है वो भी सोचेगा कि मेरी जरूरत भर का तो इतना ही है, मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं। और जिनको मुफ्त में मिल रहा है वो इसलिए मेहनत नहीं करेंगे, हमें तो मुफ्त में मिल ही रहा है। तो नतीजा क्या होगा कि जो देश को आगे बढ़ना चाहिए वो आगे ना बढ़ के पीछे बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि मेहनत करने वाला उतनी ही मेहनत करेगा जितने में उसका काम चल जाए। जिन्हें मुफ्तखोरी की आदत पड़ी हुई है वो काम वैसे ही नहीं करेंगे, हमें तो मुफ्त में मिल रहा है। और जब मुफ्त में मिलना बंद होगा, एक समय तो ऐसा आएगा कि मुफ्त में मिलना बंद हो, फिर वर्ग संघर्ष होगा, आपस में लड़ाई होगी, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा। यही सारी घटनाएं दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, बी.एन. राव हुए और भी बहुत बहुत विद्वान लोग थे, उन्होंने ऐसा कुछ निर्णय लिया कि चीजों को लिमिटेड किया जाए। तो आज मैं बात करता हूँ दूसरे टर्म के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि legislative.gov.in साइट पर, कि मतलब जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत चीज नहीं, वो सारी की सारी भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप भी देख। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो मैंने सबसे पहले बात की थी पंथ निरपेक्ष की, कि कैसे वर्तमान समय में वोट बैंक की राजनीति ने भारतीय संविधान के इस पंथ निरपेक्ष टर्म का यानी शब्द का इतना अपमान किया है। आज मैं बात करता हूं समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? चलिए, मैं आपके दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पर गूगल से ही पूछता हूँ, समाजवाद क्या है। मैं हिंदी में ही टाइप कर रहा हूँ और ये देखिए, समाजवाद सोशलिज्म एक आर्थिक सामाजिक दशा है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहती है। आर्थिक सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। अब बात आती है भारत में समाजवाद की एक अलग किस्म की सूत्रीकरण की कोशिश की गई है। तो आइए हम देखते हैं भारत का समाजवाद क्या है, जिसके आधार पर हमारे संविधान की रचना हुई।
राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र थे। राजनीतिक चिंतन और व्यवहार से निकलने वाली प्रत्यय को गांधीवादी समाजवाद की संज्ञा दी। मूल तरह से ये जो मोटे तौर पे देखा जाए तो समाजवाद का मतलब ये है कि समाज में जमींदारी प्रथा टाइप में कुछ ना हो, जिनके यहाँ पर लोग बेगार करते हैं, या ऐसी कोई व्यवस्था ना हो जिसमें हजारों लोग मेहनत करें और उस मेहनत का फल कोई एक व्यक्ति पाए। आप समझ रहे हैं ना, समाजवाद का मतलब एक आर्थिक और सामाजिक दशा दर्शाता है। आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता होगा कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन क्या वास्तव में खत्म हुई है? बस नाम खत्म हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सी जगह पर विधायक, सांसद, आपके ब्लॉक प्रमुख, आपके अ, ग्राम प्रधान, इनके यहाँ पर 30-35 लोग मुफ्त में काम करते रहे, मुफ्त में काम करते रहे। ये असली समाजवाद आप गांव में जाकर के देख सकते हैं, मैंने देखा है। तो जिस समाजवाद की बात हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, वो समाजवाद तो कभी आया ही नहीं। मैं उन व्यवसायियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने एक कंपनी को खोला, अपना पैसा लगाया, अपना दिमाग लगाया, 10 लोगों को रोजगार दिया, उनको सैलरी दे रहे हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, साहब। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन व्यक्तियों की जिनके हाथ में राजनीतिक सत्ता है, और उस राजनीतिक सत्ता के कारण वो अपने यहाँ पर कई लोगों को कई लोगों को लगाए हुए हैं, और उनसे कोई ये सवाल पूछने वाला भी नहीं है कि आपने इनको क्यों लगाया। और वही सारे लोग जब रैलियां करते हैं, जब वोट के लिए निकलते हैं, तो उसी चीज की दुहाई देते हैं कि लोगों से बेकार ली गई, लोगों से जबरन काम कराया गया, लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई गई, जबकि वो कहीं ना कहीं खुद भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जो समाजवाद हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, अब मैं बात करता हूँ भारतवर्ष में आधुनिक काल के प्रमुख समाजवादी महात्मा गांधी। उनका समाजवाद एक विशेष प्रकार का, और जो हमारे संविधान में समाजवाद की परिभाषा ली गई है, उसमें गांधीवादी इस विचारधारा की बहुत गहरी छाप पड़ी है। गांधी जी के विचारों पर हिंदू, जैन, ईसाई आदि धर्म और रस्किन, टॉलस्टॉय और थोरो जैसे दार्शनिकों का स्पष्ट प्रभाव है। वे औद्योगिकीकरण के विरोधी थे क्योंकि उसको आर्थिक समानता, शोषण, बेकारी, राजनीतिक तानाशाही आदि का कारण समझते। ये गांधी जी के विचार है। सोचिए अगर ये ना होता तो कितने लोगों को रोजगार नहीं मिलता। चलिए, गांधी जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सत्य, अहिंसा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बड़े आराम से, लेकिन वास्तव में जो समाजवाद शब्द है उसको भारत में 42वें संविधान में आपातकाल के दौरान 1976 की 42 में संशोधन में परिवर्तन करके इसको जोड़ा। एक सामाजिक और आर्थिक समानता का तात्पर्य इस संदर्भ में जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। सामाजिक समानता के तहत हर किसी के बराबर स्थिति और अवसर होते हैं। इस संदर्भ में आर्थिक समानता का अर्थ है सरकार धन का वितरण अधिक बराबर बनाने और सभी के लिए सभ्य मानक। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो सरकार जाति के नाम पर वजीफे देती है, जाति के नाम पर फीस माफ करती है, जाति के नाम पर आने जाने का किराया भी देती है, फॉर्म की फीस नहीं देती। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई उनका सदियों से शोषण हुआ है, इसलिए उनको दिया जाता है।
मामूली सी बात है, आप लोग कहेंगे। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिनका शोषण हुआ है न तो वो अब जिंदा है, जिन्होंने किया है न वो जिंदा है। तो इसके तर्क में हो सकता है आप में से कुछ विद्वान ये बोल रहे, तो भैया जो पैतृक संपत्ति मिली उसे छोड़ दो, चलिए, उसे हम नहीं छोड़ना चाह रहे। उसे हम क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि जिन व्यक्तियों के दादे परदादों को रिजर्वेशन या जो छूट मिली है, जब वो लोग ही नहीं छोड़ना चाह रहे तो हम उस चीज को कैसे छोड़ दें जो हमें हजारों सालों से मिली। आरक्षण जो जाति के आधार पे था वो आज का नहीं, 70 साल हो गए उसको। 70 साल में जो व्यक्ति 20 साल का होगा उसको कुछ ना कुछ तो मिला होगा। ठीक है, यानी कि सपोज करिए कि 100 में से 5 लोग निकले, वैसे तो 100 में से 27 निकलने थे। ठीक है, 100 में से 20 निकले, 15 निकले, 10 निकले। अब ये 10 निकल गए तो फिर इनको निकल के कहाँ जाना चाहिए था? इनको निकल के सामान्य श्रेणी में जाना था, लेकिन ये वहीं के वहीं रहे। फिर 20 साल के बाद ये 40 के हुए, इनका बच्चा आया, उसने भी बड़े आराम से सुविधाएं ली। लेकिन इन 20 अवसर उतने अवसर उतने ही थे। इनको पढ़ाई की अच्छी दशा भी मिली, रहने के लिए भी अच्छा था, पौष्टिक भोजन भी मिला। तो इनके जो 20 अगले साल हुए, अगले 20 सालों में उन्होंने फटाक से फिर से ले लिया। इस 20 के बीच में भी जो लेते गए, लेते गए, लेते गए, उनका भी एक क्रम बनता गया। वो भी अगले 20, 21, 22 साल में उनके ही अंशज-वंशज जो है लेते रहे। ये क्रम चलता रहा। और उस जो सरकारी सुविधा है, उसी का दोहन रिकरिंग तरीके से चलता रहा। जैसे ए ने लिया, ए के बाद उसके बेटे A1 ने लिया, उसके बाद उसके नाती A2 ने लिया, इसके बाद A3 ने लिया। अगली साल बी आया तो बी के बाद B1, B2, B3 इस तरह से चलता रहा। लेकिन जिन्होंने पहली बार नहीं ले पाया, वो आज भी उनके वंशज वहीं के वहीं पड़े। तो सोचिए, जब एक समाज के उस व्यक्ति से उन सुविधाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है जो उसे 70 साल में मिली है, वो सक्षम भी हो गया है और उसको सिर्फ अपने समाज के लिए छोड़ना है, उससे नहीं छोड़ी जा रही है। और वो हमसे ये उम्मीद करता है कि हमने जमींदारी भी छोड़ी, हमने सरकार की रियासतें जो हमसे थी वो भी हमसे छीन ली गई। अब जो बाप दादा की थोड़ी बहुत जमीन वगैरह बची हुई है, उस पर भी आपकी नजर। यही कारण है दुर्दशा का। तो समाजवाद जो भारतीय संविधान में है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति वोट बैंक की राजनीति के कारण हम संविधान निर्माताओं का दिन प्रतिदिन अपमान किए जा रहे हैं। हालांकि एक जगह पे मैंने पढ़ा भी है, यहाँ पर भी, कि प्रस्तावना से समाजवाद सब हटाने का प्रस्ताव हटा ही दो, कोई की कुछ मतलब ही नहीं है। ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि समाजवाद का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जब इसको नहीं जोड़ा था तो हम व्यर्थ में इसको जोड़ रहे हैं। तो कहानी सिर्फ ये है कि न तो वर्तमान समय में भारत पंथ निरपेक्ष है, न ही समाजवादी है। अगली मैं बात करूंगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद ये जो न्याय पद्धति वगैरह है, इन सब की कुल मिलाकर के ये जितनी भी ये संविधान निर्माताओं ने इच्छाएं व्यक्त की थी, उन सब का जो है एक निचोड़ में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी पता चले कि वर्तमान का जो राष्ट्र है वो उस राष्ट्र से कितना दूर है जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की। मुख्य तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, B.N. राव ने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, बहुत से विद्वान लोग थे। तो इसी तरह से क्रम चलता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।